Today's topic is hypothesis testing, right? Now, what is a hypothesis? Estimation and hypothesis are inferential statistics, right? आपके ख्याल में हाइपोथेसिस है क्या? What do you understand by hypothesis? मफरूज़ा, for example. हाँ, आप पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर के बारे में अपना एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वैसे जनरली जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट, अ क्लेम। हाँ, आप कभी कभार इस तरह करते हैं ना, एक क्लेम के फला बंदे ने मेरा जो है कोई किताब ली है और वो वापस नहीं कर रहे, मेरी किताब उनके पास है। कोई कहता है कि ज़मीन पे कब्जा हुआ है, कोई कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने मुझे मार्क्स कम दिए हैं। इस तरह के क्लेम करते हैं ना, तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है जी। फिर जब आप एक स्टेप आगे जाते हैं कि जो ये क्लेम कर रहा है उसका ये दावा सच है या झूठ है या गलत है, इसको साबित करने के लिए फिर आप पॉपुलेशन में जाते हैं, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल को फिर एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वैल्यूज पुट करके फिर कंपेयर करते हैं और आखिर में अगर आपका वैल्यू इस तरह आ जाता है कि वो जिस वैल्यू से आप टेबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर उससे कम या ज़्यादा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपैरिजन यू रिजेक्ट दैट क्लेम और यू एक्सेप्ट दैट क्लेम। यानी आप या कहते हैं हाँ मेरे पास ये किताब है, या आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास ये किताब नहीं। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी ने मुझे मार्क्स दिए हैं, ये कम है या ज़्यादा, आप कह रहे हैं कि वो कम है और उन्होंने अगर साबित कर दिया कि हमने ठीक दिया तो फिर आप खामोश हो जाते हैं, यू आर एक्सेप्टेड। ठीक है जी। तो इस तरह के ये जो क्लेम्स होते हैं इनको टेस्ट करना हाइपोथेसिस टेस्टिंग होते हैं। वैसे हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि ये एक क्लेम है, द क्लेम दैट इज मेड बाय समबडी और दैट इज स्टेटेड बाय समबडी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ये है कि nurses who are working in emergency and ICU are more tired than those nurses who are working in general ward। ठीक है जी, इस तरह का एक क्लेम ये हो सकता है ना, ये भी हाइपोथेसिस है। दूसरी तरफ एक कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम करता है कि वो आदमी जिनकी उम्र 50 से 60 के दरमियान या 40 से 60 के दरमियान है और उनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ हो तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आम पॉपुलेशन से डिफरेंट होगा, आम पॉपुलेशन से डिफरेंट होगा। ये भी एक हाइपोथेसिस क्लेम है, द क्लेम दैट इज स्टेटेड बाय अ फिजिशियन। इस तरह बहुत सारे क्लेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नर्सिंग स्टूडेंट बाय स्टैटिस्टिक के लिए लाइब्रेरी में बैठ के 6 घंटे जो है ना वो पढ़ते हैं, ये भी एक क्लेम है। ठीक है ना, या क्या ये 6 घंटे बैठ के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये भी एक क्लेम है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्लेम जो है, ये जो दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और एक को कहते हैं इनडायरेक्शनल हाइपोथेसिस या नॉन डायरेक्शनल, इसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या फर्क है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो है जो आपको शुरू में एक डायरेक्शन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स, पोस्ट आरएन के स्टूडेंट्स रोज़ाना लाइब्रेरी में 6 घंटे से कम बैठते हैं, 6 घंटे से कम बैठते हैं।
तो ये कम बैठने का क्या मतलब है? कम का मतलब कि आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये 6 घंटे से कम है। अगर मैं कहूँ कि ये 6 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं तो तब भी ये डायरेक्शन आपको दे देता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इनका जो टाइमिंग है, टाइम पीरियड सिटिंग इन द लाइब्रेरी टू स्टडी बायोस्टैटिस्टिक, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 5 आवर्स, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 5 आवर्स। तो ये क्या शो कर रहा है? ना ये मोर शो कर रहा है ना लेस शो कर रहा है, तो इसको फिर हम नॉन डायरेक्शनल कहेंगे, और लेस देन मोर देन इसको डायरेक्शनल कहेंगे। तो अगर आपको एक सिनेरियो दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसमें से आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करें, तो उस सिनेरियो में आपने इन वर्ड्स को देखना होगा फॉर वन टेल: लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज, हैवियर, लाइटर। इस तरह के वर्ड्स आएंगे, ये शो करेंगे कि ये वन टेल हाइपोथेसिस है। और अगर ये वर्ड्स आ जाए कि डिसिमिलर, डिफरेंट और नॉट इक्वल लाइक वर्ड्स आ जाए, नॉट इक्वल, तो ये शो कर रहा है कि ये टू टेल हाइपोथेसिस है या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब एस्टिमेशन में हमने कॉन्फिडेंस लेवल और अल्फा की बात की थी कि ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर 95% है तो अल्फा बाई 2 0.025 और 0.025 अल्फा बाई 2, ये आपका चांसेस ऑफ एरर है इन केस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है और ये जो है ये एरर है कि आप गलती कर रहे हैं। आपका वैल्यू अगर इधर फॉल कर रहा है या इधर, तो सही एस्टिमेशन आपका नहीं होगा, और अगर ये वैल्यू यहाँ पर कहीं फॉल कर रहा है तो फिर आपका एस्टिमेशन सही होगा। ऐसा हमने पढ़ा था एस्टिमेशन में कि फॉर एग्जांपल 50 से 60 तक है तो आप 95% श्योर हैं कि ये 50 से 60 के दरमियान फॉल करेगा, जबकि 5% ये इससे स्किप कर सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, यही हमने कहा था। लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये चीज़ें उलट होती हैं। वन टेल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि आपका अगर मोर देन है तो अल्फा की वैल्यू एक साइड पे शिफ्ट होगी, राइट साइड पे, और अगर ये लेस देन है तो आपकी अल्फा की वैल्यू लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी, ये वाला। और अगर ये नॉट इक्वल है तो फिर आपका अल्फा बाई 2 इधर होगा और अल्फा बाई 2 इधर होगा, नॉट इक्वल की सूरत में, जस्ट लाइक एस्टिमेशन। एक हम कॉन्फिडेंस लेवल लेते हैं, एक अल्फा लेते हैं, ये 5%। इस तरह एस्टिमेशन में होता था ना, ये आप भूल गए, इससे उतरा होता, ये चांसेस ऑफ एरर होते थे और ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता था कि इतना हम कॉन्फिडेंट थे कि ये इसके दरमियान फॉल करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये वाला जो एरिया है इसको रिजेक्शन रीजन कहते हैं, ये वाला रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन, ठीक है जी। जब आपका वैल्यू यहाँ पर फॉल करेगा तो फिर आप केस को जीत सकेंगे, और अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगा तो यू विल लूज द केस, फिर आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। यानी आपकी सक्सेस क्या होती है कि अगर ये रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है अल्फा वाले रीजन में तो फिर आप कामयाब हैं, लेकिन अगर ये इस एरिया में फॉल कर रहा है तो फिर आप नाकाम हैं। दूसरे लफ्जों में एस्टिमेशन में क्या होता था कि यहाँ पर जब फॉल करता था तो हम कामयाब होते थे, यहाँ पर फॉल करता था तो हम नाकाम होते थे, ऐसा होता था ना। लेकिन ये इसके अपोजिट है, यहाँ पर जब आपकी वैल्यू फॉल करेगी तो फिर आप कामयाब होंगे, यहाँ पर फॉल करेंगे तो फिर आप नाकाम होंगे। एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक और फर्क ये है कि एस्टिमेशन में ये म्यू कभी भी नहीं दिया जाता था, ये अननोन होता था। ये क्या होता था? अननोन। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये आपको म्यू ओ या हाइपोथेटिकल वैल्यू की सूरत में दिया जाता है, जो कि नोन होता है। क्या होता है? नोन होता है हाइपोथेटिकल वैल्यू की सूरत में। समझ में आ गई बात?
एस्टिमेशन में ये मीन जिसको आप एस्टिमेट कर रहे हैं ये कभी भी नोन नहीं होता। हाइपोथेसिस में ये हाइपोथेटिकल वैल्यू की सूरत में आपको दिया जाता है और फिर इसको ये जो ट्रू मीन है इनके साथ आप क्या करते हैं, इसके बारे में कंक्लूजन ड्रा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथेटिकल वैल्यू, इसके बारे में कंक्लूजन ड्रा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप इसको एस्टिमेट करते हैं, आप इसको एस्टिमेट करते हैं इस पैरामीटर को जो कि ऑलवेज ऑल द टाइम अननोन होता है। यहाँ पर ये ट्रू मीन तो अननोन है लेकिन हाइपोथेटिकल सूरत में आपको ये म्यू ओ की सूरत में दी जाती है और इस वैल्यू के बुनियाद पर आप इसके बारे में अपना कंक्लूजन ड्रा करते हैं। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एस्टिमेशन में फर्क है। दूसरा, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अलावा आपके पास एक नल हाइपोथेसिस होता है और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, और अल्टरनेट फिर कहेगा कि देयर इज अ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस पॉपुलेशन का जो मीन है, ट्रू मीन, वो हाइपोथेटिकल वैल्यू म्यू ओ जो कि 50 केजी के बराबर है, ये ट्रू मीन इसके बराबर है, ट्रू मीन। वो अल्टरनेट कहेगा कि ये म्यू जो है दिस इज नॉट इक्वल टू दिस हाइपोथेटिकल वैल्यू। इसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं और इसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्चर हाइपोथेसिस कहते हैं। ये जो कुछ कहेगा इसके बिल्कुल अपोजिट ये कहेगा, ये जो कुछ कहेगा वो इसके अपोजिट कहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि मैं कह रहा हूं कि आपकी जो पॉपुलेशन है इनका एवरेज वेट जो ट्रू मीन है वो 50 केजी के बराबर है। अब मैंने ये कैलकुलेशन तो की नहीं है ना, मैंने तो अपने दिमाग से अपने जजमेंट से लिया है ना, तो इसलिए इसको हाइपोथेटिकल वैल्यू कहते हैं। दिस इज नॉट द ट्रू मीन, ट्रू मीन नहीं है। ट्रू मीन को हाइपोथेटिकल की सूरत में दिया जाता है और इसके बुनियाद पर आप इसके बारे में फिर कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि वाकई ये इसके बराबर है या नहीं है, इससे कम है या इससे ज़्यादा है। अपना इस तरह कंक्लूजन फिर आप ड्रा करते हैं। ठीक है जी। तो ये नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको HO से डिनोट किया जाता है और इसको HA या H1 से डिनोट किया जाता है। तो जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो ये सिंबल है इसके लिए कि व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ हाइपोथेसिस। पहला एलिमेंट क्या है कि आपका प्रॉपर नल हाइपोथेसिस होना चाहिए। हाँ, नल हाइपोथेसिस HO और अल्टरनेट हाइपोथेसिस HA या H1 होना चाहिए। नंबर 3, आपका अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 0.05, 0.10 और 0.001। हाँ, ये होने चाहिए। नंबर 4, टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका फार्मूला होना चाहिए। तो Z के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक x बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाय सिग्मा अपान n अंडर द रूट, ये वाला फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हाँ, ताकि आप इसको वैल्यूज इसमें पुट करके अपना एक वैल्यू कैलकुलेट करें। नंबर 5, अच्छा आपका ये टेस्ट स्टैटिस्टिक फार्मूला और अजम्पशन होने चाहिए। अजम्पशन का मतलब ये है कि आपके अज्यूम्ड वैल्यूज, जो अज्यूम्ड वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करता हूँ तो मेरे पास पॉपुलेशन में जाके वहाँ से सैंपल लेके, ये तो मेरे लिए मुश्किल है ना। तो मैं अपनी तरफ से लूँगा कि सपोज x बार मेरे पास 50 kg है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 kg है, सैंपल साइज मेरे पास 49 है, हाँ, और म्यू ओ जो है वो कोई 52 kg के बराबर है।
तो ये मेरे पास जितने भी वैल्यूज हैं, ऑल दीज वैल्यूज आर assumed values, assumption. These are assumed values. अच्छा जी, नंबर 6 critical values. Excuse me. हाँ, critical value क्या है कि अगर Z है तो 5% अगर आपका अल्फा है 0.05, तो ये वाला एरिया कितना 0.4500 के बराबर हो जाएगा। इस पे Z वैल्यू कितना हो जाएगा 1.645, ये हम एस्टिमेशन में कर चुके हैं। तो ये 1.645 आपका ये जिस कट पे वैल्यू है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है जी। और ये वाला आपका रिजेक्शन रीजन, क्या है रिजेक्शन रीजन, जो अल्फा वाला एरिया है वो सारा आपका रिजेक्शन रीजन। तो 7 नंबर पे क्रिटिकल वैल्यू एंड रिजेक्शन रीजन। और आखिर में आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है कि इस फार्मूला से जो वैल्यू आता है इसको हम कहते हैं जी कैलकुलेटेड वैल्यू, और इस टेबल से जो आता है इसको हम कहते हैं जी टेबुलेटेड वैल्यू। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपके टेबुलेटेड वैल्यू से, फॉर एग्जांपल ये 1.645 है, अगर ये इससे बड़ा आ रहा है फॉर एग्जांपल 2.5, तो ये इससे बड़ा होगा और ये रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा, तो देन यू विल रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस। और अगर आपका ये कैलकुलेटेड वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से इस तरफ यानी एक्सेप्टेंस रीजन या नॉन रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, तो यू फेल टू रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस, यू फेल टू रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस, ठीक है जी। फिर इसके आगे जो है वो स्टेप्स होते हैं। स्टेप कौन कौन से हैं कि पहले नंबर स्टेप पे आप अपने सिनेरियो से ये वाले जो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, जो भी सिनेरियो आपको दिया जाता है। उसके बाद आपका अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये मैंने आपसे बात की थी कि उस वक्त हम लेते हैं जब हम सैंपल साइज डिटर्मिनेशन करते हैं। तो सैंपल साइज जब आप कैलकुलेट करते हैं उस वक्त जो अल्फा आप लेते हैं वो वाला अल्फा आप अपने रिसर्च में वही अप्लाई करेंगे। फिर आपका ये फार्मूला है, ठीक है जी, और इसी फार्मूला में वैल्यूज ये जो अज्यूम्ड वैल्यूज ये डाल के उससे कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू डिटरमिन करेंगे कैलकुलेशन। उसके बाद टेबल से आप क्रिटिकल वैल्यू, ये वाला जो मैंने किया है क्रिटिकल वैल्यू, और लास्ट में फिर आप क्या करेंगे ये कंक्लूजन ड्रा करेंगे। ये पूरे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स हैं। तो ये अभी स्लाइड पे हम करेंगे, मुश्किल नहीं है, शुरू में ये मुश्किल नज़र आता है लेकिन मुश्किल है नहीं। इन स्टेप्स को एलिमेंट्स ये हैं और फिर इनको स्टेप्स में डिवाइड किया गया 5 स्टेप्स में, कि 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप आखिर में जी कैलकुलेटेड और टी टेबुलेटेड पे आ जाते हैं और दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा तो यू विल रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस, और अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन या नॉन रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा तो यू फेल टू रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस, यू विल एक्सेप्ट दिस नल हाइपोथेसिस, ठीक है जी। अभी स्लाइड पे